नहीं जा रही बेटा, यहाँ से बंद है आवाज। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? वहां से क्यों कर रहे हो यार? हाँ मेरे पास से कर। ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज फारूक मिर्जा। आप लोग मेरी आवाज आ रही है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? ठीक है, और आवाज भी आ रही है और नोट्स भी क्लियर आ रहे हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, दैट इज F4। और अगर हम इसके कोड के हवाले से बात करें तो इसका टेक्निकली जो कोड है इसका वो है LW, विच इज शॉर्ट ऑफ वर्ड लॉ, राइट। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, या ACCA ने ये सब्जेक्ट को हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल क्यों किया है। इवेंचुअली आप लोगों ने अकाउंटेंट्स बनना है, बिजनेस डिसीजन मेकर बनना है, तो एज अ बिजनेस डिसीजन मेकर आपको लॉ की क्यों रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सबसे पहले एक आसान लफ्जों में हम यूं कहें कि आपको लॉ की नॉलेज चाहिए एज एन अकाउंटेंट। मिसाल के तौर पे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा कि अगर कोई रिसीवेबल आपको पैसे ना दे तो उसका क्या करते हैं आप लोग। अकाउंट्स रिसीवेबल में पैसे ना आए, बैड डेट्स में डाल देते हैं। बट क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसे होता है कि भाई पैसे नहीं आ रहे, अच्छा भाई सलीम भाई पैसे नहीं दे रहे, चलो भाई बैड डेट में डाल दो? क्या इतनी आसानी? ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना। आपने किसी को उधार दिया, रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा ही है। फिर आपने उधार मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो अकाउंटेंट के सर ने सिखाया बेटा इसको बैड डेट में डाल दो। मतलब ये आपको लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सिंपल हो जाता है? ये नहीं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में पैसे वापस लेने के लिए पहले कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, और फिर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। और वो जो कानूनी रास्ता आप इख्तियार करते हैं एज एन अकाउंटेंट, एज अ बिजनेस एक्सपर्ट, आपको पता होना चाहिए कि लॉ आपको क्या रास्ता दिखाता है अपने पैसे वापस करने के लिए। उस क्रेडिट को रिकवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो लॉ आपको बताएगा एज एन अकाउंटेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और एग्जाम्पल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि हमने FBT में पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को बगैर प्रॉपर रीजन के निकाल दे तो उसको क्या कहते हैं? अनफेयर डिसमिसल। आई रिपीट माई वर्ड्स। आपने FBT में पढ़ा कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को बगैर प्रॉपर रीजन के निकाल दे तो दैट डिसमिसल इज कॉल्ड। याद आया? थोड़ा घुटने पे जोर दें, हिलाएं, थोड़ा घुटना उठना हिलाएं। याद आया कुछ? अनफेयर, याद है अनफेयर डिसमिसल। लेकिन सवाल है यहाँ पे, यहाँ तक आके FBT खामोश हो जाता है। अब एक सवाल है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर रीजन? अभी आपसे क्या बोला? बगैर प्रॉपर रीजन के निकाल दे। इसका मतलब ये है कि लॉ ये कहता है कि एम्प्लॉयर साहब, आप अगर किसी एम्प्लॉय को निकालें तो प्रॉपर रीजन दें। क्या दें? प्रॉपर रीजन दें। अब FBT खामोश हो गया। अब आगे लॉ बताएगा, पेपर LW का पेपर बताएगा व्हाट इज अ प्रॉपर रीजन। मसलन एम्प्लॉयर कहता है मुझे आपका काम अच्छा नहीं लग रहा इसलिए निकाल रहा हूं। लॉ कहता है सॉरी, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रीजन। आप डिफाइन करें क्या काम से पसंद नहीं आया। मसलन एक आदमी का बिहेवियर खराब है जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, ये है प्रॉपर रीजन। एक आदमी की डिग्री जाली निकल आई, इस बंदे ने बोला था मैंने MBA किया है, नौकरी पे रखा तो MBA नहीं था, वो था इंटर BCom था। या जो स्किल्स उसने वादे किए थे कि भाई मुझे ये करना आता है, मैं पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल लेता हूँ, बाद में पता चला खाली जनरल एंट्रियां पास करना आती। और इंटरव्यू में तो कहा था मैं पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता हूँ, पता चला देखता ही था बस। समझ आ रही है बात? तो अब प्रोफेस्ड, इसको कहते हैं लॉ की जुबान में, जो प्रोफेस्ड या स्टेटेड स्किल्स आपने बताई थी वो आप में नहीं है, इस वजह से निकालना ये प्रॉपर रीजन। बात समझ में आ रही है? इसी तरह हमने FBT में पढ़ी थी एक बात कि भाई अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नौकरी से निकाले तो एक टाइम फ्रेम दे उसे, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन। उस टाइम को क्या कहते हैं? नोटिस पीरियड। क्या कहते हैं भाई? क्या हो गया भाई?
आप लोग तो बिल्कुल ही गजनियों में सब भूल गए, बस पेपर देख के दिमाग बंद करके आ गए। हाँ भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालते हुए जो टाइम फ्रेम देता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? नोटिस पीरियड। और अगर नोटिस पीरियड के बगैर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल दे, रॉन्गफुल डिसमिसल। अनफेयर तो वो था ना बगैर प्रॉपर रीजन के। क्या हो गया? अनफेयर क्या था? बगैर प्रॉपर रीजन और बगैर टाइम फ्रेम के निकालने तो रॉन्गफुल डिसमिसल। याद है? अब फर्स्ट करें, दोनों ने नौकरी पे जब शुरू हुई, इंटरव्यू हुआ, ना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को कहा कि हम तुम्हें निकालते हुए इतना टाइम देंगे, ना एम्प्लॉय ने पूछा। वैसे भी अजीब सा लगता है ना, नौकरी स्टार्ट हो रही है, आप पूछे सर अगर आप मुझे निकालेंगे तो कितना टाइम देंगे। मतलब वैसे भी एक ट्रेडिशनली शायद लोग इसको इतना वेलकम ना करें डिस्कशन को, लेकिन लॉ कहता है डिस्कशन कर लें, क्योंकि आगे जाके क्या होगा? फिर झगड़ा होगा। तो पहले तक अच्छा फर्स्ट करने, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने तय नहीं किया, तो F4 बताएगा कि अगर दोनों तय नहीं करेंगे तो फिर F4 आपको फॉर्मूला देगा, भाई ये फॉर्मूला है, इसके तहत दिन कैलकुलेट होंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। क्योंकि ये तो नहीं कर सकते ना, आपने एम्प्लॉय को एकदम बोला भाई कल से मत आना, बोला सर एकदम अचानक, कुछ टाइम तो दे मुझे, एकदम मतलब ब्लॉक कर दिया आपने, प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही, इंस्टाग्राम यूजर बन गए आप। तो हम कहेंगे कि देखें, एकदम से किसी को नौकरी से या जिंदगी से नहीं निकालते, थोड़ा टाइम देते हैं अगले को समझने का, अगली नौकरी ढूंढने का। नौकरी की बात चल रही है, आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो नौकरी की कर रहा हूँ। सही है भाई? तो एकदम से किसी को आप थोड़ा टाइम देखो, अंदाजा लगाते भाई देखें आपकी नौकरी खत्म हो रही है, 15 दिन है आपके पास, आपकी नौकरी खत्म हो रही है, एक महीने है आपके पास। तो ताकि कल को वो अगर नौकरी से निकाले तो वो ये ना कहे यार आपने तो मुझे बताया नहीं। तो पहले कोई ना कोई हिंट दे दें। आपको आया था भाई वो मेरे जो फुप्पो के बेटे हैं उनकी सरकारी नौकरी लग गई है, जैसे ही आपको ये पता चले समझ जाए आपका नोटिस पीरियड शुरू हो गया। समझ में आ रही बात? ये अनफेयर तो है वैसे ये तो आप पर्सनल ले गए, लॉ की जुबान में ये रॉन्गफुल है, और वैसे अगर आप कहें तो अनफेयर हो गया ये। ठीक है ना? बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे सिनेरियोज में एज एन अकाउंटेंट, एज अ बिजनेस डिसीजन मेकर, हमें लॉ की नॉलेज होना। अभी तो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, मोटी मोटी बातें करी, अभी तो बहुत कुछ है इस लॉ में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ अकाउंटेंट होना काफी, लीगल नॉलेज होना भी जरूरी है। एज एन अकाउंटेंट होना काफी नहीं है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ऑफ कोर्स ये है कि एक अच्छा स्कोर हम करें पेपर में ताकि हम आगे जाएं। आगे चलते हैं। अच्छा, इस कोर्स के अंदर जितने भी स्पेशली लॉ के पेपर्स हैं एसीसीए में, उसमें कॉन्सेप्ट होता है बच्चों वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है? देखें, सनसिल्क वाले शैम्पू बनाते हैं ना, तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ड्राई बालों के अलग, डेंड्रफ वाले बालों के अलग, फला बालों के अलग, सिल्की बालों के अलग, वाला वाला। तो उनको पता है एक शैम्पू हर टाइप ऑफ हेयर को कवर नहीं कर सकता। तो लॉ के अंदर भी वेरिएंट्स, हर वेरिएंट्स, हमारे पास जो वेरिएंट है वो है ईएनजी। ये सर क्यों जानना जरूरी है? ईएनजी स्टैंड्स फॉर इंग्लिश वेरिएंट, इंग्लिश लॉ। ये जानना इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि कल को आप जब सिलेबस देखने एसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप जब से खोलेंगे ना सिलेबस, वो आपसे पूछेगा भाई सिलेबस तो बहुत सारे, कौन सा ईएनजी आपको चाहिए, जीएलओ ग्लोबल वाला चाहिए, और भी है। तो आपने ईएनजी सेलेक्ट करना है। वैसे तो मैं सिलेबस अभी लिखवा दूंगा आपको, बट एक समझाने के लिए मिसाल है। आप स्टडी टेक्स्ट खरीदेंगे या स्टडी हब, तो भी आप ईएनजी। आप एग्जाम बुक कराएंगे, वैसे तो ये सीबी एग्जाम है, तो आप टीएसए में बुक कराएंगे, लेकिन उसमें देख लीजिएगा ब्रैकेट में ईएनजी आ रहा हो लिखा हुआ एहतियातन। आप जो है एजुकेशन हब, यहाँ होते हैं सर दानिश, पीसीएचएस कैंपस में होते हैं सर दानिश, और नॉर्थ कैंपस में होते हैं सर निसार। वो आपको बताएंगे एजुकेशन हब मॉक, जो आखिर में 3 हब मॉक आपने FA1 के दिए होंगे, MA1 के, FBT वगैरह के दिए होंगे। तो वो, सो कहने का मकसद एसीसी, सॉरी,
LWF4, LW समय नया कोड है, F4 पुराना कोड है। LWF4 के जिस कंटेंट को आप एक्सेस करेंगे उसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आपने LWENG को ही एक्सेस किया है। यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल? अब आ जाए जरा कोर्स आउटलाइन। ये हमारे सामने कोर्स आउटलाइन है जी बेटा। ग्लोबल इसलिए नहीं पढ़ ले कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। उन्होंने कहा था भाई साहब हमसे ना हो पाए, हम आपको जेल, आप अलग हो जाएं। तो हम अलग हो गए। तो पाकिस्तान के जितने भी लॉज हैं ना, वो बुनियादी स्ट्रक्चर उनका इंग्लिश लॉ है। तो इंग्लिश लॉ पढ़ने से आपको फायदा ये होगा कि यूके प्लस पाकिस्तान दोनों लॉ को कवर करता है। ग्लोबल जो है ना वो बहुत न्यूट्रल किस्म का है, उसमें और पाकिस्तानी लॉ में बहुत फर्क है। तो आपको रिजेम्बलेंस में आगे जाके परेशानी होगी। तो समझे कि रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता ज्यादा उससे है, तो इसलिए आपको एनजी वाला पढ़ा, ठीक है। और ग्लोबल जो है ना बहुत जनरलाइज है, वो किसी एक जगह का स्पेसिफिक नहीं है ये बात। ये जनाब कोर्स आउटलाइन आपके सामने आ गई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ एक बात, ये कोर्स आउटलाइन है, चैप्टर नहीं है। चैप्टर अलग चीज है, कोर्स आउटलाइन अलग। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, अब एक एक करके समझाऊंगा। ये टॉपिक्स हैं, क्या है बच्चे? एरियाज, और आसान लफ्जों में, नॉट टॉपिक्स, इनफैक्ट एरियाज। तो पहला एरिया जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज, में इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम ओवरव्यू लेंगे कि भाई F4 है क्या, उसका सब्जेक्ट कैसा है, इसके चैप्टर्स कैसे, इसमें चीजें क्या है। ये एरिया जनाब इंग्लिश लीगल सिस्टम, और इसको ELS भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि लॉ होता क्या है, क्या होता है, और बहुत अहम सवाल, बनता किधर है। आपके ख्याल में लॉ कहां बनता है? इसको कहते हैं जी लेजिस्लेशन, कानून साजी, उर्दू में लेजिस्लेशन। लॉ का बनना किधर होता है? पार्लियामेंट में। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, यूके की पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है ये भी डिस्कस करेंगे। और आप सोचे हमारे पार्लियामेंट में कैसे लोग हैं, जब भी लॉ की हालत है हमारे, सारे उल्टे। अच्छे लोग भी हैं पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं कि सारे बुरे लोग हैं, 1-2% अच्छे लोग भी हैं, सिर्फ 99% बुरे लोग हैं, बाकी तो अच्छे ही बेचारे। तो लॉ की ये हालत है, तो पार्लियामेंट, तो हम पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस, लेजिस्लेशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, यूके का भी पाकिस्तान का भी। असल में तो हमारे सिलेबस में यूके का, हम पाकिस्तान का भी आपको बता दूंगा साथ साथ। फिर हम डिस्कस करेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर के, यूके का कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैं आप छोटी, अच्छा कुछ चीजों में ना जहां जहां मुमकिन होगा ना, मैं आपको पाकिस्तान का भी और यूके का दोनों बताता जाऊंगा ताकि नॉलेज आपकी बढ़ती रहे, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, सबसे पहले सिटी कोर्ट है, नीचे सबसे नीचे कौन सा है? सिटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सिटी कोर्ट में केस हार गए तो आप किधर अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में केस हार जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सिटी कोर्ट के एरिया में ही है, लेकिन हिरार्की 3 है। यूके में 4 हिरार्की है। सबसे पहले काउंटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर। फिर हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जजेस। उन कोर्ट्स में कितने और कौन से जज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सर्किट जज होता है, लॉ लॉर्ड्स होते हैं, हाई कोर्ट जस्टिस होता है, बहुत सारे, जस्टिस ऑफ अपील होता है, बहुत सारे जजेस की टाइप, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि लॉ के अंदर एक चीज होती है, पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए जब हम अपनी कोई बात करना चाहते हैं ना किसी से, तो अपनी बात में वजन डालने के लिए, रेलेवेंस डालने के लिए, मनवाने के लिए किसी प्रीवियस इंसिडेंट को कोट करते हैं। मसलन आप अपने अब्बू के पास गए, अब आपने अब्बू को बोला कि अब्बू मुझे पिकनिक पे जाना है। अब्बू ने बोला भाई नहीं, पिकनिक पे नहीं। आपने बोला अब्बू और भाई को भी तो आपने जाने दिया था पिछले हफ्ते। ये क्या किया आपने? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपनी बात को मनवाने के लिए किसी प्रीवियस इंसिडेंट या डिसीजन को कोट या रेफर करना। लॉ की जुबान में इसको कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? कि अदालत में वकील अपनी बात को साबित करने के लिए किसी पिछले केस को रेफर करता है जज के सामने।
आप जज को बोलेंगे जज साहब मेरा जो क्लाइंट है वो बेकसूर है, जैसे कि 1985 के केस में अहमद वर्सेस अली में ऐसे 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 हुआ था और जज ने ये फैसला किया। वो बहुत लंबी डिस्कशन अभी तो चुका है, आज ओवरव्यू क्लास है तो हम इसकी तफसील में नहीं जा रहे। तो कुछ सिनेरियोज में जज के लिए मानना जरूरी है, कुछ ऐसे सिनेरियोज बिल्डअप हो जाएंगे, कुछ ऐसे सिनेरियो होंगे जज के लिए मानना जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी है माने या ना माने, वो लंबी कहानी है। बहरहाल ये चैप्टर इसको कवर ऐसे करता है, फिर हम इसमें इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे, जजेस लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। दूसरा एरिया जो है हमारा, आई रिपीट माय वर्ड्स, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये चैप्टर्स नहीं है, एरियाज हैं, ठीक है। एक एरिया तो ईएलएस हमारे पास जो हमने डिस्कस किया अभी, एक एरिया हमारे पास बच्चों कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की खास बात यह है कि ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम धड़ा धड़ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो आपने एडमिशन लिया टीएसए में, ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। आप बस में बैठ के आए, बस वाले के साथ क्या किया आपने? कॉन्ट्रैक्ट। और इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते कैसे हैं? इन पे अमल कैसे होता है? ये वॉइड नहीं अमल कैसे होती? बहुत डिटेल डिस्कशन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका वैसे भी आपका वास्ता बहुत पढ़ना है, F4 ना भी हो, मैं समझता हूँ ये सबको पढ़ाना चाहिए, चाहे वो एसी से करे ना करे बंदा, क्योंकि रोजाना आपका वास्ता पड़ता है इस मामले से। अब छोटी सी मिसाल है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी ऑफर कर दे और अगला एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अब दोनों में से कोई एक भी मुकर बैक नहीं हो सकता। तो ऑफर होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना। ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हमारी आम डिस्कशन में वो समझा जाता है कि एक बंदे जिसको मैंने ऑफर किया वो खामोश है, इसका मतलब है सही है। एक मिसाल है, डिस्कशन है कि भाई मैंने इनको ऑफर की, कुछ बोले नहीं, जवाब दिया नहीं, तो मैंने कहा यार चुप था, इसका मतलब है ओके। लॉ कहता है नहीं भाई साहब नहीं, खामोशी का मतलब है नो। ये क्लियर कर, लॉ की जुबान में खामोशी का मतलब, आपने एक बंदे को ऑफर की मैं आपसे आपको मोबाइल बेचना चाहता हूँ, बंदा खामोश है, आपने कहा एक्सेप्ट कर लिया जब भी खामोश है, कोई एतराज नहीं है, खामोशी का मतलब एतराज नहीं, नहीं नहीं नहीं, लॉ कह रहा है खामोशी का मतलब नो। समझ आई बात? तो आप लॉ में क्लैरिटी रखेंगे ये ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में सिनेरियोज हमारे बिल्डअप होंगे, और ये डिटेल बहुत है टॉपिक। अगर आप डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या लेंथ के, तो जो हमारे दो बड़े एरियाज हैं उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ और एक कंपनी लॉ आगे आएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे पास जो बच्चों एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है मेरे भाई लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट पढ़ने से पहले एक पॉइंट, देखिए जब भी अदालत में दो लोग आते हैं डिस्प्यूट लेके, जाहिर है डिस्प्यूट ही लेके आएंगे ना, खुशी खुशी तो कोई भी नहीं आता अदालत में। जब भी अदालत में दो लोग डिस्प्यूट लेके आएंगे, उनका डिस्प्यूट सुनने से पहले, झगड़ा सुनने से पहले, डिस्कशन से पहले अदालत एक सवाल करती है दोनों लोगों से, भाई साहब क्या आपके दरमियान पहले से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है? क्या मतलब सर, एग्जाम्पल? मसलन दो लोग अदालत में झगड़ा लेके आए कि जज साहब ये मेरा किराएदार ही किराया नहीं दे रहा मुझे। जज कहेगा अच्छा आप दोनों में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है? जी जी बिल्कुल, ये मैं मालिक मकान, ये किराएदार। जज कहेगा ठीक है, पहला फिर आप साबित करें किराएदार है, तो बात की कहानी है, किराया दिया नहीं दिया पहले तो साबित करें किराएदार है। उसे साबित कर दिया तो जज कहेगा ठीक है, अब आप लोगों के दरमियान जो फैसला होगा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत होगा, क्योंकि आप मालिक मकान, ये किराएदार, ये रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। सिनेरियो 1 ये हो गया, खत्म, बात खत्म हो गई। सिनेरियो 2, दो लोग लड़ते हुए आए, जज साहब इन्होंने हमारी गाड़ी की टक्कर मार के लाइट तोड़ दी। तो जज कहेगा वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लाइट वाइट टक्कर वक्कर, ये बताएं आपका आपस में कोई रिलेशनशिप है? नहीं, देखा ही पहली दफा है जिंदगी में और आइंदा भी देखना नहीं चाहता। तो जज कहेगा इसका मतलब नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, नहीं जी बिल्कुल नहीं, आज देखा है, अभी देखा है और अब देखना नहीं चाहता, बस पैसे दिलवाएं मैं जाऊं। लॉ कहता है फिर आप दोनों के दरमियान जो मैटर फैसला होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ये है लॉ ऑफ टॉट।
तो ऐसे लोगों के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना जिनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। मसलन आपने घर के बाहर गाड़ी गलत खड़ी करी, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हुई, उन्होंने आप पे केस किया, तो आपका तो उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट फैसला करेगा इस केस का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आपने फेसबुक पे लिख दिया फला रेस्टोरेंट के अंदर खाना खराब है, उन्होंने कहा आपने हमारी गुडविल डैमेज कर दी, उन्होंने आप पे केस कर दिया, तो जज कहेगा भाई साहब आपका इनका कोई रिलेशनशिप है? कह रहे नहीं, मैं तो आम आदमी हूं, मैंने सुना था इनका खाना खराब होता है, मैंने भी लिख दिया, इन्होंने केस कर दिया कि इन्होंने हमारी गुडविल डैमेज करी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इनके दरमियान डिसीजन किस पे होगा? टॉर्ट पे। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट गए, आपने खाना खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खाना आया, खाना खराब था, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने खाना छोड़ा, घर गए, 2 दिन बाद केस कर दिया कि खराब खाना खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, तो जज क्या आएगा? डिस्प्यूट के अंत से पहले पूछेगा ये बताएं आपके दरमियान कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है? आप कहेंगे बिल्कुल, खाना खरीदा था, रेस्टोरेंट गए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, खाना खराब था, तो पेट खराब हुआ, तो आप केस किया। तो अब यहाँ लॉ कहेगा अब कौन सा लॉ अप्लाई होगा? कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होगा। आपका सवाल भाई? पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जी जी, जोर से बोले। जी 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 जी, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना। जब होता ये है कि जब कोई बाप मरता है तो उसकी जायदाद बच्चों में ट्रांसफर होती है, तो ये प्रोसेस है ना, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। ठीक है जी। होता ये है कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है, तो आप एक समझाने की मिसाल बनाते हैं। एक साहब है, उनका नाम है अहमद। अहमद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनके बच्चों ने सोचा कि भाई अब ये घर है, इसको बेच के पैसे आपस में बांट लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो पहले अहमद साहब के जायदाद को बच्चों के नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा डायरेक्ट। अब अहमद साहब का घर किसी और को बेच, जैसे अली साहब को बेचना है, तो आप अहमद साहब का घर डायरेक्ट अली साहब को नहीं बेच सकते। अहमद साहब का घर डायरेक्ट अली को नहीं बेच सकते। अहमद का घर पहले उनके बच्चों में जाएगा। ठीक है जी। वहां से अली साहब को बिकेगा। तो ये हो गया ना, जब यहां से यहाँ ट्रांसफर होगा घर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, उसी में झगड़ा हो गया। बड़ा वाला बोले मैं ये, और छोटा वाला बोले ये, बोले ये। और इनहेरिटेंस का तो प्रॉपर बाकायदा लॉ है अलग से, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बताएं क्यों? सोचें। एज एन अकाउंटेंट आपने इनहेरिटेंस का लॉ को पढ़ के क्या करना है? मैंने इसीलिए आपको, देखें ये बहुत अहम पॉइंट है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। क्या है बच्चों? तो बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ आपके मत्थे पड़ेंगे, वो आप इत्थे पढ़ेंगे। जो उधर मत्थे नहीं पड़ेंगे, वो इत्थे पढ़ेंगे भी नहीं। इनहेरिटेंस का आपके साथ मामला आएगा नहीं एज एन अकाउंटेंट, वो आपका घरेलू मसला है। ठीक है भाई? तो इसलिए बिजनेस लॉ हमारे पास में लॉ है, इसका पूरा नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। जो F4 LW का जो पूरा नाम है वो है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। वो हमारे से रिलेटेड है नहीं। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं। ठीक है, आपके घर के अंदर शोर हो रहा है जिससे मोहल्ले वाले परेशान है, ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत होगा। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दड़ दड़ दड़, मोहल्ले वाले परेशान, उन्हें आप पे केस कर दिया कि भाई ये तो सुबह शाम रात के 10 बजे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम परेशान है मोहल्ले वाले, तो ये किसके तहत होगा मेरे भाई? लॉ ऑफ टॉर्ट के हो। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, एम्प्लॉयमेंट लॉ। देखिए जब आप एसीसीए कर लेंगे इंशाल्लाह, तो या तो आप बन जाएंगे, नौकरी करेंगे या कारोबार करेंगे। ये तो ऑप्शन है ना। घर दमाद भी वैसे ऑप्शन है, लेकिन बदल मुनासिब नहीं है।
तो या तो ठीक है, अगर आपको है इंटरेस्ट तो एक अलग बात है, मैं एतराज, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी मर्जी है, लेकिन आमतौर पे जो है ना, ये दो ऑप्शन है, इधर यू बिकम एन एम्प्लॉई, या तो आप नौकरी करेंगे या आप एम्प्लॉयर बन जाएंगे, अपना कारोबार करेंगे। दोनों सूरतों में उन मैटर्स को जो हैंडल करेगा वो उस लॉ का नाम क्या है मेरे भाई? छोटी सी मिसाल अभी हमने बात की थी ना, कॉन्फ्लिक्ट डिस्मिसल, वो कहां से बता रहा था मैं? एम्प्लॉयमेंट लॉ। अभी मैं बता रहा था रॉन्गफुल डिस्मिसल, प्रॉपर रीजन दें, कॉन्फ्लिक्ट डिस्मिसल बताया था, प्रॉपर टाइम दें, रॉन्गफुल डिस्मिसल कहां से बता रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट लॉ। एक और बात चलें एग्जाम्पल के लिए, ये पाकिस्तान में रिटायरमेंट एज क्या है? 60। यूके में रिटायरमेंट एज है 65। अगर आप ये लिखेंगे नहीं ना, आप लॉ में लिख दें जब आदमी बूढ़ा होगा तो रिटायर कर देंगे हम उसे, जब आदमी बूढ़ा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? अब बूढ़े की डेफिनेशन हर आदमी की अलग है, कोई कहेगा 50, कोई कहेगा 60, कोई कहेगा 70, कोई 80 का, भाई मैं तो सही हूँ, कोई 50 में ही। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब हर एक की फिर बड़ी सब्जेक्टिव है बुढ़ापे की डेफिनेशन, मतलब हर एक की बड़ी डायनामिक डेफिनेशन। तो हमने कहा भाई तो झगड़ा होता रहेगा, तो इसलिए काम करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, और 60 ईयर्स है बुढ़ापे की एज। अब आपकी हेल्थ अच्छी है बुरी है जो भी है, बस 60 में रिटायर। यूके वालों ने कहा 65 में रिटायर। तो जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को बोलेगा भाई आपको एज बुढ़ापे की वजह से निकाल लें, तो उस वक्त एज इतनी, अगर पाकिस्तान में 60 से पहले निकाला तो वो केस कर देगा, एम्प्लॉय पे केस कर देगा। ऐसे बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। पांचवा है हमारे पास एरिया, एजेंसी लॉ। देखें, आपने टीएसएम एडमिशन कैसे लिया था? आप आए, एडमिशन लिया, एडमिशन हो गया। आपको पता है कौन से लॉ की जरूरत थी? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना हो तो आप कैसा एडमिशन लेंगे बेटा? कौन बताएगा मुझे? आप बताएं, क्या बोल रहे हैं? जोर से बोले सर। कंसल्टेंट को राब्ता करेंगे। क्यों? खुद ही बात कर लें। यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नहीं पता, वहां के नहीं, यूनिवर्सिटीज के बारे में इतना नहीं पता ना, इतना अभी आपसे मैं पूछूं भाई कराची से अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम बताया, आप बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह नहीं बता पाएंगे ना। इसका मतलब है आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में पता, इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पता, वीजा प्रोसेस के बारे में पता, रेजिडेंस रिहाइश के बारे में पता। जब इतना सब कुछ नहीं पता तो आपको किसकी जरूरत है? एजेंट की जरूरत। अब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे कंसल्टेंट भाई आप बताएं कैसे होगा। उसने बोला सर कोई मसला ही नहीं, आप मुझे मेरी फीस दें, मैं आपका वीजा, एडमिशन, इमिग्रेशन, रिहाइश, घर वगैरह वगैरह सब कर दूंगा। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ साथ एक और लॉ की जरूरत है जिसे क्या कहते हैं? एजेंसी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस एंगल इसका, आपने जगह जगह देखा होगा लिखा हुआ होता है टोयोटा ऑथोराइज डीलर, देखा है? शोरूम के बाहर लिखा हुआ होता है, बाहर होंडा ऑथराइज डीलर, टोयोटा ऑथराइज डीलर, देखा है? टोयोटा जापान पूरी दुनिया में गाड़ियां नहीं बेच सकता। जापान में बैठ के पाकिस्तान, ईरान, चाइना, फला फला हर जगह गाड़ियां बेचें, ये पॉसिबल है? नहीं बेच सकते। लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, टाइमिंग्स अलग, जब जापान में सुबह है तो वहां रात है, जब वहां रात है यहाँ सुबह है, तो ये तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करें? तो फिर आप जगह जगह ना ऑथराइज डीलर खोलें। तो वो ऑथराइज डीलर असल में टोयोटा के क्या हैं? एजेंट्स हैं। पूरा लॉ चाहिए होगा, एजेंट क्या बोलेगा, एजेंट क्या बात करेगा, नेगोशिएशन कैसे करेगा। गाड़ी आपने ली टोयोटा डीलर से, ऑथराइज डीलर से आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेके निकले, पता चला उसमें तो मसला है, कौन जिम्मेदार है? डीलर जिम्मेदार है या टोयोटा जिम्मेदार है? टोयोटा जिम्मेदार है। ये सारी करनी है एक क्लैरिटी, जब भी तो लॉ डाला हमने। देखिए आपने एकदम बोला डीलर, डीलर जिम्मेदार नहीं, उसकी वजह ये आपको पता है, जब आप अभी आप ऑथराइज डीलर के पास जाएं, बोले मुझे गाड़ी बुक करनी है टोयोटा करोला 2026 का मॉडल, एक मिसाल है, बोलेगा सर बिल्कुल 2026 का मॉडल बुक करा सकते हैं आप, 35 लाख रुपए जमा करवा दें। आप कहेंगे ठीक है, कौन सा अकाउंट? वो आपको टोयोटा पाकिस्तान का अकाउंट देगा, अपना अकाउंट। इसका मतलब है आपका सारा मामला लीगल मैटर किसके साथ है? टोयोटा के साथ है। तो फिर ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ फैसिलिटेटर है। ये फैसिलिटेटर इस पूरे प्रोसेस का क्या है? फैसिलिटेटर।
फैसिलिटेटर के क्या, एजेंट्स के क्या राइट्स हैं, एजेंसी रिलेशनशिप कैसे बनता है, क्या होता है, वो लंबी पूरी डिस्कशन है, वो तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब होगा। तो बहरहाल अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं टीएसए में तो आपको क्या चाहिए, कौन सा लॉ, और अगर आप किसी एजेंट के जरिए ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी चाहिए और एजेंसी लॉ भी चाहिए, दोनों चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर आपका डीलर से फटा होगा तो कौन से लॉ के तहत फैसला होगा, एजेंसी लॉ के तहत, और आपका यूनिवर्सिटी से पढ़ना होगा ऑस्ट्रेलिया में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हाँ कि ना? आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास एरिया है पार्टनरशिप लॉ। देखिए पार्टनरशिप लॉ, आपको पता है देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कितने हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप को बनाने के लिए पार्टनरशिप लॉ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो उसको बनाना, चलाना, खत्म करना, पार्टनर के दरमियान झगड़े, कल को बोला भाई मैंने ज्यादा मेहनत करी, उसने कम मेहनत करी, वो उसने ये काम किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे झगड़े। इन सारे झगड़ों का हल किसके अंदर है भाई? पार्टनरशिप लॉ के तहत। मिसाल के तौर पे पार्टनरशिप लॉ ये कहता है कि पार्टनर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ झगड़ा निपटाने की। पार्टनरशिप लॉ में ये लिखा हुआ है कि जी जब पार्टनरशिप क्रिएट करें आप तो आपस में तय कर लें कि कौन सा पार्टनर कितना परसेंट लेगा, और अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो इक्वल होगा। कल को आप रोते हुए बताएगा जैसा इसने तो, मैंने तो पैसे ज्यादा लगाया था, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, जिसके अगर तो तय करते हैं आप। दूसरा नहीं, जैसा पैसे इसने ज्यादा लगाया लेकिन टाइम मैंने ज्यादा लगाया। तीसरा बोला जैसा पैसा तो इसने लगाया, टाइम इसने लगाया, लेकिन मुश्किल काम मैं करता था, सारे क्रूशियल काम। जज कहेगा भाईजान पागल हो, ये तो कभी जिंदगी तो क़यामत तक डिसाइड नहीं हो सकता। तो इसका असूल है सिंपल, पार्टनरशिप लॉ में लिखा हुआ है इक्वल। फिर पार्टनरशिप के अंदर फर्दर टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इन यूके लॉ, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर एग्जाम में आपसे एक सवाल करता है, बड़ा अहम पॉइंट है ये, सुने गौर से। अगर एग्जाम में आपसे सवाल करता है कि भाई पार्टनर मर गया, अब बताओ क्या होगा, तो इसका जवाब ये है कि तीनों टाइप की पार्टनरशिप में जवाब अलग है। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर मर जाए तो इसका जवाब अलग है। लिमिटेड पार्टनरशिप में कोई पार्टनर मर जाए तो उसका जवाब, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको एलएलपी भी कहते हैं, उसके अंदर अगर पार्टनर मर जाए तो उसका जवाब, जैसे ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अगर पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती, चलती रहती है, उसका हिसाब करके उसके घर वालों को दे देंगे। अब ये फर्क है। तो ये एक जवाब नहीं होगा। वो पूछे ना अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की तो क्या होगा, फिर आप सवाल में देखें टाइप ऑफ पार्टनरशिप कौन सी है, उसके हिसाब से जवाब होगा। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या जवाब है, वो पार्टनरशिप के टाइप के हिसाब से जवाब है। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, ना उसने किया ना उसने, खुद ब खुद बंद हो जाएगी, सुबह उठते पार्टनरशिप बंद है, क्या हो भाई पार्टनरशिप बंद। उसके सिनेरियोज है, रीजंस है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। तो उससे होशियार खबरदार है, वो आ जाएगा तो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई सवाल करता बच्चा यहाँ? कंपनी लॉ, हमें अभी हम डिस्कस किया 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी या कंपनी। तो कंपनी जो है वो कंपनी लॉ के तहत चलती है। यूके में इस वक्त है कंपनी एक्ट, यूके में है 2006, पाकिस्तान में है 2017। कंपनी बनती कैसे है आपको पता है, सबसे डिटेल्ड एरिया ये पता है कितना बड़ा ये, लेकिन 9 9 10 स्टडी हब में 11 चैप्टर हैं, 19 में से कंपनी लॉ। स्टडी हब में 19 चैप्टर हैं, स्टडी हब से पढ़ना है, अभी मैं लिख भी देता हूँ। स्टडी हब में 19 चैप्टर है F4 के, LW के, उसमें से चैप्टर नंबर 9 से लेकर 19 तक कंपनी लॉ को कवर करते हैं। कंपनी लॉ सबसे बड़ा एरिया है, इट कवर्स अराउंड 60% ऑफ द F4 LW।
जो इसमें गया वो गया। समझ में आ रही बात? तो उसको बहुत सीरियसली लेना। यूं क्या करो? नहीं कह, नहीं क्यों करो है? तो ये तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना मैं भी, तो ये कहाँ से पढ़ाऊंगा? अच्छा अच्छा, मेरा समझ में आ गई ना बात, तो यूं नहीं करो ना, तुम्हारा तो निकाह नहीं होगा, तुम कबूल। चलो भाई, तो सॉरी बात कट गई। कंपनी लॉ, कंपनी बनेगी कैसे, चलेगी कैसे, बंद कैसे होगी, ये वो। तो बल्कि इनफैक्ट 9 से लेकर 19 तक नहीं, 9 से लेकर 18 तक, ये 19वां चैप्टर है फ्रॉडलेंट है, ये बताता हूँ। ये भी कंपनी से रिलेटेड है लेकिन वो है अलग थोड़ा सा। तो 9 से लेकर 18, 19 गलत बोल गया सॉरी, 9 से लेकर चैप्टर में 9 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक ये कंपनी लॉ है। बहुत बड़ा एरिया। कंपनी बनेगी कैसे, चलेगी कैसे, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर को निकालेंगे कैसे, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे, ऑडिटर काम कैसे करेगा, ऑडिटर रिजाइन कैसे, खुद छोड़ के कैसे जाएगा, ऑडिटर को निकालेंगे तो कैसे होगा, जनरल मीटिंग कैसे होगी, डिविडेंड कैसे इशू होगा, कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनेंगे। बहुत एरिया में, अभी इसकी समरी भी नहीं कर सकता मैं, इतना बड़ा एरिया, उसमें क्या समरी करूं? वो 11 चैप्टर है, उसमें क्या समरी करूं? बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, तो बहरहाल कंपनी बनने से लेकर चलने तक, चलने से लेकर बंद होने तक, ये पूरा सफर हम कंपनी लॉ में तय करेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल? नेक्स्ट, ये हमारे पास एक एरिया फ्रॉडलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंस। याद है हमने एफबीटी में एक चैप्टर पढ़ा था फ्रॉड का, ऑडिट के बाद फ्रॉड का चैप्टर। उस फ्रॉड के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? फ्रॉड से बिजनेस को क्या नुकसान होता है, उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कानूनी मसाइल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मसलन फ्रॉड है, किसी को पैसे देना, रिश्वत। अब हमारा पूरा एक छोटा सा लॉ है, उसका नाम है ब्राइबरी एक्ट। रिश्वत क्या होती है, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला वगैरह तफसील। फिर रिश्वत, यूके लॉ में एक छोटी सी बात है कि रिश्वत के अंदर वो शख्स भी आएगा जो रिश्वत ना ले रहा है ना दे रहा है, मगर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुलाजिम, मैनेजर ना रिश्वत ले रहा है ना रिश्वत दे रहा है, फिर भी मुजरिम आया। वो क्यों मुजरिम है? मुझ रिश्वत रोकने के लिए उसने प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए। तो अब अगला सवाल हम लॉ से पूछेंगे, तो भाई प्रॉपर डिसीजन क्या है? तो फिर इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। इसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं, वो 6 काम है वो आपने करने हैं। रिश्वत रोकने के 6 काम है वो आपने करने हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो फिर आप भी उस रिश्वत वाली कैटेगरी में आ गए। फिर एक इनसाइडर डीलिंग हमारे पास में एरिया। इनसाइडर डीलिंग कभी सुना आप लोगों ने? बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। स्टॉक ट्रेडर क्या, शाबाश, पहुंच तो गया। क्या ये इधर की उधर, समझ रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं यार, तो आप जेंडर वाइज हो गए। तो ये जो इधर की उधर करते हैं, है भाई लगाई बुझाई, इसको ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं इनसाइडर डीलिंग। कि किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक बाहर, उसको बाहर ले आके उसकी बुनियाद पे शेयर्स की खरीदो फरोख्त करना। मसलन एक कंपनी का सीईओ रिजाइन करने वाला है अभी, अब एक मिसाल बनाते हैं, एलॉन मस्क एक्स से रिटायर कर ले, ट्विटर का जो नया नाम है एक्स, उसका सीईओ इलॉन मस्क है। अब मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क ने सोचा 3 दिन बाद में रिजाइन कर दूंगा, दिस विल बैडली इफेक्ट द शेयर्स ऑफ एक्स। जो, जी, अरे एग्जाम्पल है मेरा। अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, मशहूर आदमी है, तो समझाने के लिए एग्जाम्पल आसान हो जाएगी आपके लिए। अगर वो मशहूर आदमी है, जैसे एलॉन मस्क मशहूर आदमी है, अब आपके पास इसके एक्स के शेयर्स थे, ठीक है, आपके पास एक्स के शेयर थे, मैंने आपको बताया भाई 3 दिन बाद इल्लू भाई जो है ना जाने वाले हैं। एक और इल्लू भाई, इलॉन मस्क अपना इल्लू कह रहे भाई, भाई इलॉन मस्क जाने वाला है, शेयर एकदम नीचे आएंगे, इससे पहले कि वो रिजाइन करे आप शेयर भेज दो। ये जो खबर मैंने दी ना, दिस इज इनसाइडर डीलिंग। सर कुछ कह रहे हैं? अच्छा,
कल हमारी क्लास नहीं है, ठीक है ना। अब हमारी क्लास अगले हफ्ते होगी। आपको टाइम टेबल, आप यार जल्द से जल्द ना व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाए। आप लोग अपना नंबर यहाँ वो वाला देना जो व्हाट्सएप ग्रुप वाला है, जिसपे व्हाट्सएप पे हो। आप लोग लाजमी अपना वो नंबर दें जो कि जिसपे व्हाट्सएप पे आप हैं, ताकि हम उसको ग्रुप बना के ना आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कल बहरल क्लास नहीं, कल नॉर्थ कैंपस वालों की क्लास। नेक्स्ट, तो फ्रॉडुलेंट क्रिमिनल में और भी बहुत सारी चीजें अभी तो मैंने हल्का सा आपको बताते, फ्रॉड एक्ट भी एक छोटा सा, कि फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, वो बाद में पढ़ेंगे। आ जाए जनाब जरा एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाए जरा। एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात करें, इट्स अ 2 आवर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबी एग्जाम है। जैसे आपका एफबीटी था, ये वैसे आपका सीबी एग्जाम है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले कौन से होते हैं बच्चे? जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिन एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं वो 2 मार्क्स वाले होते हैं। और इसी सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क वाले। 1 मार्क वाले कौन होते हैं? जो ट्रू फॉल्स होते हैं या जिनमें 3 ऑप्शन होते हैं। जिस एमसीक्यू में 3 ऑप्शन होते हैं, और ट्रू फॉल्स पे तो खैर होते ही 2 ऑप्शन है, वो कहलाते हैं 1 नंबर वाले एमसीक्यूज, और जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं वो 2 नंबर वाले। इसी में सेक्शन बी आएगा, इसके अंदर 5 सवाल होंगे एमटीक्यूज। वैसे तो आपको पता है एमटीक्यू क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूं। आसान लफ्जों में एमटीक्यू ये है कि आपको एक बड़ा डेटा दिया जाता है, और उस बड़े डेटा के अंदर आपसे एक ही सवाल में 3 बातें पूछी जाती हैं। दैट्स कॉल्ड एमटीक्यू। मैं फिर बता रहा हूँ, एमटीक्यू की अलग से कोई तैयारी नहीं होती कि भाई एमसीक्यू की तैयारी कर रहा हूँ, एमटीक्यू की तैयारी कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसका एमसीक्यू भी नहीं होगा, तो एमटीक्यू भी नहीं होगा। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एमसीक्यू हो जाएगा, तो उसका एमटीक्यू भी हो जाएगा। एमटीक्यू की बस एक तरीका है कि मैं आपको डेटा देके 1 सवाल पूछूं तो एमसीक्यू, और डेटा देके 3 सवाल पूछूं तो एमटीक्यू। ठीक है बच्चों, कोई सवाल इस पे, ये 30 मार्क्स का है, ये सिलेबस के उसमें पेपर के अंदर आएगा। और एक कुल मिला के हो गया मेरे भाई 100%। यहां तक किसी का कोई सवाल? जी बेटे, ठीक है जी, आगे चलें। कोई सवाल इसमें किसी का? पहला चैप्टर स्टार्ट करें, पहला एरिया स्टार्ट करें अपना। पहला एरिया जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा, वो है बच्चों एजेंसी लॉ। अच्छा, हमारा ना वो फोटो कॉपियर में मसला हो ना, मैं आपको नोट्स भी हाथ के हाथ दे देता, और वो पूरी बिल्डिंग ही बंद पड़ी हुई है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया। वरना अगली क्लास में इंशाल्लाह आएंगे तो मैं आपको पेपर नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो हम हर दफा ये कोशिश करेंगे कि चैप्टर शुरू होने से ही पहले पेपर नोट्स आपके सामने हो। बहरहाल इसकी जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो डिजिटल कॉपी तो मैं हर एक के साथ शेयर करूंगा, पेपर कॉपी जो लोग क्लास में आएंगे मैं उनको दे दूंगा। तो जी पहला जो हम एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है हमारा बच्चों एजेंसी लॉ। पहला सवाल वही है, एजेंसी लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था आज की क्लास में, कि टोयोटा के बाहर लिखा होता है बड़ा बड़ा ऑथोराइज्ड डीलर। क्यों? क्योंकि भाई मैं कैसे भरोसा करूं कि यार ये बंदा टोयोटा का है नहीं है नहीं। तो उसके 2 तरीके, नंबर 1, टोयोटा के ऑथोराइज्ड डीलर के बाहर लिखा हुआ होगा ऑथोराइज्ड डीलर ऐसे, और टोयोटा की वेबसाइट पे जाएं एंड फाइंड द डीलर वाला ऑप्शन कोई आ रहा होगा, उस पर सर्च करें तो ला रहा होगा सर्च के शारा फैसल पे, इस प्लॉट नंबर पे हमारा ऑथराइज्ड डीलर बैठा हुआ है। दिस इज हाउ यू कैन
वेरीफाई के हु इज द ऑथराइज्ड डीलर। जब भी हम एजेंसी लॉ का सवाल करेंगे तो हमारे सामने 3 कैरेक्टर्स होंगे। जब भी हम एजेंसी लॉ का सवाल करेंगे हमारे सामने इस वक्त क्लास में 2 कैरेक्टर, टीचर और स्टूडेंट है, तो बहुत सारे लोग, बट कैरेक्टर्स या किरदार 2 हैं, स्टूडेंट रोल 2 हैं, स्टूडेंट का रोल, टीचर का रोल। एजेंसी लॉ के तहत जब भी कोई सवाल आएगा तो उस सवाल के अंदर 3 तरह के कैरेक्टर्स होंगे। एक होगा एजेंट। एजेंट की खास बात यह होती है ऐसा शख्स जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसे एजेंट कहते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसे प्रिंसिपल। अब हमारी एग्जांपल में ऑथराइज्ड डीलर क्या है और प्रिंसिपल कौन है, और गाड़ी खरीदने वाला थर्ड पार्टी। अब स्क्रीन पे देखें, एजेंट कौन है, ऑथराइज्ड डीलर, प्रिंसिपल कौन है, टोयोटा, थर्ड पार्टी कौन है, बायर। और असल में होता ही यही है कि ऑथराइज्ड डीलर लोगों को बताता है टोयोटा की गाड़ी कैसी है, 1300 सीसी इंजन है, कलर इसका ये है, ये क्वालिटी है, वगैरह वगैरह। तो ऑथराइज अगर आप देखें तो ऑथराइज्ड डीलर इंट्रोड्यूस करता है थर्ड पार्टी को, ऑथराइज्ड डीलर या एजेंट इंट्रोड्यूस करता है थर्ड पार्टी को टुवर्ड्स प्रिंसिपल। क्या ये बात समझ, इसकी मैं पीडीएफ दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारी रिलेशनशिप डायग्राम है। तीनों एजेंट, प्रिंसिपल और, तो हमारी एग्जांपल में एजेंट कौन था बच्चों, इधर स्क्रीन पे देखें, ऑथराइज्ड डीलर। प्रिंसिपल कौन है, टोयोटा। थर्ड पार्टी कौन है, तो सबसे पहले ये वाला रिलेशनशिप बिल्ड होता है इसके दरमियान, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। कैसे, या तो एजेंट ने ईमेल की होगी टोयोटा को कि भाई मेरा एक शोरूम है, मैं टोयोटा का ऑथराइज डीलर बनना चाहता हूँ, उन्होंने जवाब में अग्री कर लिया होगा, कुछ रिक्वायरमेंट बताई होंगी, ये 10 रिक्वायरमेंट आप पूरी कर ले तो हम आपको एजेंट बना। अब वो तो हमारा डिस्कस नहीं करेंगे, जाहिर है वो तो टोयोटा का मामला है। तो जैसे ही वहां से कॉन्फर्मेशन आएगी हाँ जी मुबारक को आप हमारे ऑथराइज डीलर बन गए, तो लॉ कहेगा मुबारक को एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अच्छा अभी आपने करना ये है, मैं एक चीज बताना भूल गया, स्टडी हब से पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना, एक चैप्टर के बाद पढ़ना, उसकी मैं वजह बताऊंगा, अभी बस आप समझें। एक चैप्टर के बाद फिर मैं बताऊंगा कि हब कब करना है, फिट कैसे करनी है, क्लास में कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी एक चैप्टर तो बस चुप करके पढ़े, समझें उसको, समझें है क्या। एक दफा वो काबू में आना शुरू हो गया तो फिर आप सब करेंगे, लेकिन बरल मैं वैसे बता रहा हूँ स्टडी हब से पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसे पढ़ेंगे, वजह नहीं बता रहा मैं भी, बस आउटपुट बता रहा हूँ मैं आपको। आउटपुट ये होगा यहाँ से पढ़ के जब आप जाएंगे तो स्टडी हब आपका 90% कवर होगा, ये टारगेट है। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब, अभी नहीं, ठीक है। एक चैप्टर के बाद, अभी एक चैप्टर तो बस चुप करके सुनते रहे मैं क्या कह, समझ आ रही बात। अच्छा मेरे भाई, तो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान क्या बिल्डअप हो गया बच्चों। उसके बाद क्या होगा आपके ख्याल में, क्या होगा जब आप ऑथराइज डीलर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, खुद सोचे, लॉजिकली, याद नहीं, रट्टे नहीं मारे, खुद सोचे फिर क्या होगा। लोग आएंगे गाड़ी देखने के लिए, नेगोशिएशंस होंगी, एक आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, किसी को महंगी किसी को सस्ती है भाई, आएगा बाद में पूछेगा महंगी लगेगी, फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में बोलेगा मैं आगे सो के आता हूँ। पाकिस्तानी इस तरह नहीं बोलते इट्स टू मच, भाई बोल दो भाई महंगी है नहीं खरीद, नहीं नहीं हम आगे सो के आते हैं। दुकानदार बेचारा बैठा होता है शायद वापस आ जाए, पलट पलट ऐसे इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो पलटता
जेब में होते हैं तो फिर पलटता है, वरना बंदा नहीं पलटता। बहरहाल तो नेगोशिएशन चल लिए, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा, किसी एक के साथ नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई और नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो जो पार्टी गई थी आगे वो वापस पलट के आ गई और आपकी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो लेकिन देखिए यहाँ बड़ी अहम बात है, यहाँ गाड़ी खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टोयोटा और कार बायर के दरमियान है, थर्ड पार्टी सॉरी एजेंट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, देख लें। ये जो आप गाड़ी खरीदेंगे ना टोयोटा से, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एजेंट का सिर्फ जिक्र होगा कि ये मौजूद थे, बस। कॉन्ट्रैक्ट उनसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस पूरी रिलेशनशिप डायग्राम में सबसे पहले कौन सा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है? ये बहुत अहम पॉइंट है। किसके दरमियान? प्रिंसिपल और, ये प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये कैसे बिल्डअप होता है? 5 तरीके से होता है। पहला है एक्सप्रेस, अभी समझाऊंगा, सिर्फ नाम बता रहा हूं। दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा नेसेसिटी, चौथा रेटिफिकेशन, पांचवा स्टॉपल। अब इसे नाम बताएं, मैं समझाऊंगा। कौन सा रिलेशनशिप है ये, किसके दरमियान? एजेंट ऑफ, यहीं से कहानी शुरू हो रही है ना। पहले तो एजेंट बनेंगे ना आप किसी के, बाद में किसी की नेगोशिएट करेंगे। तो वो 5 तरीके से होता है। पहला मेरे भाई एक्सप्रेस, इसको तफसील से पढ़ें। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है, वर्ड एक्सप्रेस का मतलब होता है लॉ की जुबान में अपनी मर्जी शो करना। एक्सप्रेस, लफ्ज एक्सप्रेस का मतलब है अपनी मर्जी। अब अपनी मर्जी शो करने के 2 तरीके हैं, लिख के, ईमेल के जरिए या लेटर के जरिए। कम्युनिकेशन का मीडियम है ना, स्लो स्लो मीडियम क्या है? मेल, उससे फास्ट ईमेल, उससे फास्ट, डरो नहीं, डरो नहीं, फीमेल, वर्ल्ड फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये किसी फेमिनिस्ट ने बनाया सिलेबस। हालांकि इसको डालना चाहिए था, मेल ईमेल, मतलब डाला नहीं उन्होंने। बहरहाल मुझे भी घर जाना है थोड़े इस बात को। या फिर वर्बल रिटन, या फिर वर्बल ओरल, फेस टू फेस, या टेलीफोन के ऊपर। मैं ऐसी पेंगुइन अच्छी लग रही में डाल दी। बहरहाल तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब है कि प्रिंसिपल और एजेंट एक दूसरे को एक्सप्रेस एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड कर लें। एक्सप्रेस मतलब अपनी मर्जी शो कर देना, ठीक है भाई। अब वो मर्जी आप रिटन में भी शो कर सकते हैं और वर्बली या ओरल भी कर सकते हैं। दूसरा है मेरे भाई जी, अपनी मर्जी शो कर देना मतलब मैंने आपको ईमेल करी कि मैं मिसाल के तौर पे एक शोरूम वाला हूं, पुरानी गाड़ियां बेचता हूं। मुझसे किसी ने कहा फर्रुख भाई कब तक पुरानी गाड़ियां बेचोगे, बड़ा शोरूम खोलें आप। तुम बहुत बदतमीज हो, ये बोला मैंने। ये कुछ मसला है, छोड़े इस बात को आप। ये इसको एफडी के मसाइल को एफडी में मेरे ख्याल से खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है, तो पार्ट 2 में लाया जाए। तो किसी ने मुझे बोला फर्रुख साहब आप जो है फर्रुख साहब आप जो है वो पुरानी गाड़ियां कब तक बेचेंगे, शोरूम खोल लेना है। मैंने कहा शोरूम कैसे खोलूं, मेरे पास तो कोई डीलरशिप नहीं है। तो उसने बोला आप एक काम करें, टोयोटा से बात करें। तो मैंने टोयोटा को ईमेल लिखी। जब मैं टोयोटा को ईमेल लिख रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी शो कर रहा हूं ना कि मैं फर्रुख मिर्जा अपनी शोरूम के अंदर टोयोटा की नई गाड़ियां बेचने के लिए, क्या कहेंगे, डीलरशिप चाहता हूं। तो आप मुझे बताएं, तो वो बताएंगे भाई ये रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, बैंक में इतने पैसे हो, बड़ी हो जगह, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो हम दोनों क्या शो कर रहे हैं? अपनी मर्जी। मैं अपनी मर्जी शो कर रहा हूं कि मैं डीलर बनना चाहता हूं, फिर टोयोटा अपनी मर्जी शो करेगा कि वो मुझे डीलर बनाने पे राजी। तो ये कहलाएगा एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जी बेटे जी, एएलपी है ना, अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर। जैसे टोयोटा का ऑथराइज्ड डीलर है, तो एसीसी का ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड लर्निंग प्रोवाइडर, एएलपी, अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर। इधर भी एजेंसी लॉ अप्लाई होगा, बिल्कुल। हमने एसीसी को कहा कि भाई हम आपके
जो है ना ALP बनना चाहते हैं, उन्होंने हमें पहले बनाया गोल्ड, सर्टेन रिक्वायरमेंट हमने पूरी करी, फिर हमने कहा हम अब प्लेटिनम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर सर्टेन रिक्वायरमेंट बनाई, फिर प्लेटिनम बन गए। तो ये ईमेल पे कॉन्वर्सेशन हुई, ऑडिट हुआ, हर साल होता है ऑडिट, ठीक है, तो वो फिर एक्सप्रेस हो रही सारी चीजें। किसका सवाल था ये, क्लियर हो गया आपको? असल में एक और बात भी है, जब आप ये पढ़ेंगे ना इम्प्लाइड तो और क्लियर होगा। कुछ चीजें ना कंपैरिजन में समझ में आती है। क्या जुमला बोला मैंने? कुछ चीजें कंपैरिजन है। मसलन हो सकता है अभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आजकल बहुत हो रहा है, गर्मी है ना, आप अपने रूम में बैठे हुए, आपने कहा यार एसी इतना अच्छा नहीं चल रहा, जब बाहर गए तो पता चला ओ हो बड़ी गर्मी है। Those who have not tasted bad apple can never enjoy a good apple. जब तक आप बुरा एप्पल खाएंगे ना, आपको अच्छे एप्पल की समझ में नहीं आएगी जी। नहीं नहीं, अब ये तो मैं बता रहा हूँ ना, पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा अच्छा, देखा, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। जी जी जी। मैं बता रहा हूँ, वो भी एजेंसी लॉ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं, मैं सवाल, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सवाल आवाज आ जाए ना, तो उनको आवाज नहीं आती। तो ये कह रहे हैं जी पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पाकिस्तान में कम होता है, पूरी दुनिया में ज्यादा होता है। ये तो बिक गई है गवर्नमेंट, तो यहाँ कम होता है। वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी, लेट्स से किया मोटर्स, आपने किया मोटर को बोला कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना असेंबली प्लांट खोल लें। असेंबली प्लांट होता है जिसमें पार्ट्स जोड़े जाते हैं। आप असेंबली प्लांट खोल सकते हैं, हम आपको जमीन भी देंगे और बिजली भी देंगे सस्ती, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, गाड़ियां बेच, लेकिन हमारी शर्त है कि 5 साल तक तो आप पार्ट्स जोड़ें, लेकिन 5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन पार्ट्स को इंपोर्ट करने के बजाय यहीं पे मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, ताकि बिजनेस हमारा बेहतर हो। तो ये भी एजेंसी रिलेशनशिप है कि गवर्नमेंट आवाम और किया के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप का रोल प्ले, आवाम के फायदे के लिए एजेंसी रिलेशनशिप का रोल प्ले कर। सही है भाई, जाऊँ आगे? अच्छा, मैं आपसे कहता एक्सप्रेस तब समझ में आएगा आपको जब इम्प्लाइड पढ़ लेंगे। इम्प्लाइड का मतलब है मेरे भाई एक्शन। एक्शन का मतलब अपने इशारे से, एक्शन से एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड करना। मैं एक मिसाल देता हूँ, पहले मैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इम्प्लाइड उसकी। मिसाल के तौर पे आप यहाँ TSA से बाहर निकले, और सिंपल करते हैं, आप वहां गए, कैंटीन गए, कैंटीन में आपने दरवाजा खोला फ्रिज का, उसमें से 100 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक निकाली, काउंटर पे रखी, लेट्स से वो 100 रुपए की है, और 100 का नोट भी रखा। उसने 100 का नोट दिया और कोल्ड ड्रिंक आपके आगे कर दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक उठाई, चलते चले गए। क्या आपने कुछ एक्सप्रेस किया? रिटन, वर्बल, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोल्ड ड्रिंक काउंटर पे रखना एक्शन, जवाबी एक्शन, नोट लेके दराज में डालना उसका, और आपको कोल्ड ड्रिंक पकड़ाना, जवाबी एक्शन। तो आप कहेंगे ये क्या हुआ? इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया सर, एक्सप्रेस नहीं है ये, इम्प्लाइड है ये। क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूं? अब जरा क्लैरिटी आई एक्सप्रेस में। अब इसकी एजेंसी लॉ में एग्जांपल बनाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, दरवाजा नॉक हुआ, मैंने कहा जी भाई साहब। बंदा अंदर आया, सर मैं दराज का राइडर हूँ, फर्रुख मिर्जा साहब कौन है? मैंने कहा भाई मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, जल्दी बात करें। तो उसने बोला सर वो आपने जो LED ऑर्डर की थी ना दराज से, वो LED आ गई है, 50 LED है, कोई बंदा अपना भेज दे जो ये 50 LED काउंट कर ले। अब फर्ज कर लें सर दानिश अभी आए थे ना अटेंडेंस के लिए, वो वहां खड़े हैं, मैंने सर दानिश को इशारा किया। अब सर दानिश पूरी कॉन्वर्सेशन सुन चुके हैं, उनको अंदाजा हो गया कि सर क्लास ले रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे, इसलिए बोले जल्दी करो। और वो बोल रहे हैं 50 LED बल्ब गिन लो आके। सर दानिश चुपचाप गए, LED बल्ब गिना, वापस आए, दरवाजा खोला, मुझे थम्स अप ऐसे कर दिया।
मैं अपना पढ़ाने में लग गया। तो इस पूरे सिनेरियो को गौर से सुने। एजेंट कौन है? सर दानिश। प्रिंसिपल कौन है? मैं। मेरे बिहाफ पे गए थे ना वो एलईडी बल्ब कितने, हाँ या ना? और थर्ड पार्टी कौन है? राइडर। अब मुझे बताओ, मैंने दानिश को अपना एजेंट बनाया थ्रू राइटिंग, थ्रू वर्बल डिस्कशन, इम्प्लाइड एक्शन के जरिए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एग्जाम्पल किसकी समझ में नहीं आई? जाऊं आगे? अब एक सवाल आता है जहन में, आना चाहिए, सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है इशारे इशारे? तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता तो फिर यहां क्यों है? भाई लॉ सबको कवर करता है, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, सबको कवर करता है। तो आप कहेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन में तो यही होगा, राइटिंग, और राइटिंग में भी ईमेल, वर्बल भी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। फोन पे थोड़े ना आप टोयोटा फोन करेंगे, हेलो टोयोटा भाई, हाँ यार हमें अपना ऑथराइज डीलर तो बना लो। तो बोला हाँ देखते हैं, देखते हैं क्या यार, अभी बनाओ। ऐसे क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन में तो यही की एग्जांपल है, ईमेल की। ये जो है ना, ये डेली लाइफ की एग्जांपल है, चूंकि डेली लाइफ में भी लॉ अप्लाई होता है, और इम्प्लाइड भी डेली लाइफ की एग्जांपल है, चूंकि डेली लाइफ में लॉ अप्लाई होता है। किसी का कोई सवाल? थर्ड पार्टी बायर होना जरूरी नहीं है, सेलर भी हो सकता है। ऑनलाइन बच्चे ने सवाल किया है कि थर्ड पार्टी तो बायर होता है ना, जरूरी नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाइंग या सेलिंग। किसी का कोई सवाल? अब हमारी जरूरी नहीं है बायर और थर्ड पार्टी, सेलर भी हो सकता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, जब उनको बात समझ में आ जाए वो ऐसे के लिख दें, ठीक है? मैं बुरा नहीं मानता। आदमी ऑफेंड हो जाता है ना बात कर, इतना लंबा मैसेज लिखा आगे से के अड़ गई आपकी। तो मेरा आपका ये मामला है नहीं, तो आप के लिखते हैं, काफी है। ठीक है? मैं मैं बुरा नहीं मानता, टीचर हूं ना मैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एजेंट बाय। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप है, ये बिल्ड, बोलो, कैसे होता है? तो सर मर्जी शो करके एक्सप्रेस, या इम्प्लाइड एक्शन से होता है, या नेसेसिटी, मजबूरी। एग्जाम्पल 18 से एक्चुअल कोर्ट केस है, क्या है? मतलब एक्चुअल में हुआ ऐसे, कोर्ट में हुआ, केस हुआ, केस है, पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 1874 में एक ट्रेन आके रुकी, उस ट्रेन के अंदर दो घोड़े थे, जो उस गाड़ी से आए। मुझे नहीं पता उस गाड़ी के डब्बे को क्या कहते हैं, उसमें जानवर आते हैं, कुछ होता है बस। उसमें किसी ने कोरियर आसान लफ्जों में किए, घोड़े भिजवा दिए। जिसने घोड़े रिसीव करने थे वो नहीं आया। अब पता नहीं, मैंने पहचाना नहीं, आप पहचान के तो पता नहीं। बहरहाल, तो नहीं घोड़ा ही है यार, गधा कहाँ से? पता नहीं यार, जो भी है हमारा, हम यहाँ घोड़े गधों पे थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं भाई, हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं लॉ पे। अब ये घोड़ा गधा जो भी है, जो मुझे तस्वीर मिली इंटरनेट से मैंने डाल दी। ये मैच कर रहा था ना, असल में दोनों के बैकग्राउंड मैच कर रहे थे, पुराना पुराना सा फील आ रही थी 1874 की, इसलिए मैंने डाला। बस थोड़ा हंसमुख घोड़ा ही है। बहरहाल 1874 में एक ट्रेन आके रुकी जिसमें दो घोड़े थे। घोड़ों का मालिक उन घोड़ों को, हॉर्सेस को रिसीव करने नहीं आया। तो जो स्टेशन पे मुलाजिम थे वो स्टेशन मास्टर के पास गए और बोला सर ये दो घोड़े हैं और इनको रिसीव करने वाला बंदा आया नहीं है। तो 1874 है, ना मोबाइल ना व्हाट्सएप, तो क्या करें? मैं बोला यार मुझे खुद नहीं पता, मैंने कभी ऐसे घोड़े गधे पाले नहीं, मुझे ये नहीं पता खाना क्या खाते हैं। एक काम करो, दो गली छोड़ के स्टेबल है, अस्तबल जिसको उर्दू में कहते हैं, स्टेबल में जाके इनको सबमिट कर दो, जब वो बंदा आएगा फिर देखेंगे। उन्होंने बोला हाँ ये सही है, उनको पता होता है क्या खाना पीना। ये उन्होंने जाके स्टेबल में जमा करा दिया, एडमिट कर दिया घोड़ों को। 2 दिन बाद हॉर्स ओनर आया, बोला भाई माजरत में आ नहीं सका, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लाए मेरे घोड़े। उन्होंने बोला भाई साहब आपको 2 गली छोड़ के स्टेबल है, वहां से रिसीव कर लें। उसने बोला ठीक है। ये सब केस में हुआ एक्चुअल में। वो गया, उसने स्टेबल वाले को बोला यार मुझे भेजा है स्टेशन मास्टर ने, ये देखो रसीद है, ये घोड़े हैं भाई, दे दें मुझे। उसने बोला जी बिल्कुल आपके घोड़े लाए, 2 दिन के स्टेबलिंग चार्जेस। है ना, किस बात को? मुझे खाना खिलाया, रखा, पाला, 2 दिन, 2 दिन के पैसे देना आप। और बोले मैं तो नहीं दूंगा पैसे।
तो बोले कौन देगा? भाई जिसने जमा कराया, स्टेशन मास्टर जमा कराया, स्टेशन मास्टर को पकड़ो। तो बोले यार ये अजीब पागल आदमी स्टेशन मास्टर, और स्टेशन मास्टर को बुला लिया। स्टेबल वाले ने किसको बुला लिया? स्टेशन मास्टर को बुला लिया। बोला भाई स्टेशन मास्टर साहब, ये घोड़ ओनर कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, आप देंगे। बोले मैं क्यों दूंगा, इसके घोड़े हैं, एक तो हम इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा। अब झगड़ा हो रहा है, बात अदालत में चली गई। कहां चली गई? अदालत में चली। जज, अब यहां बड़ा अहम पॉइंट है, जज ने पूछा, इस चलो छोड़े, जज ने क्या पूछा पहले ये बताओ। इस पूरे केस में 3 लोग हैं, स्टेबल ओनर, हॉर्स ओनर, स्टेशन मास्टर, ऐसा ही है। एजेंट कौन है? स्टेशन मास्टर, जिसने हॉर्स ओनर के बिहाफ पे उसके घोड़े स्टेबल में जमा करवाए। प्रिंसिपल कौन है? हॉर्स ओनर। प्रिंसिपल कौन है? और एक ही पार्टी बची, थर्ड पार्टी, वो कौन है? स्टेबल ओनर। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है? हाँ भाई। अब जज ने स्टेशन मास्टर से पूछा, मास्टर साहब, स्टेशन मास्टर साहब, आप एजेंट हैं? जी। लिख के दिया था? नहीं। तो एक्सप्रेस तो नहीं है। जुबानी बातचीत हुई थी? नहीं। एक्सप्रेस। इशारा है? अभी इशारा तो आया ही आज है, इशारा भी नहीं किया, इम्प्लाइड भी नहीं है। फिर क्या है आप? उसने बोला सर मैं हूं एजेंट बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी? जी, जरूरत पड़ने पे मैंने खुद ही अपने आप को एजेंट बना लिया। कैसे? अनेबल टू कम्युनिकेट। एजेंट बाय नेसेसिटी बनने की पहली शर्त है बच्चों, जब एजेंट में और प्रिंसिपल में कम्युनिकेशन ना हो पाए। घोड़े भूखे प्यासे खड़े हुए थे और स्टेशन मास्टर का राब्ता नहीं हो रहा था हॉर्स ओनर से। अनेबल टू कम्युनिकेट। समझ आ रही है कहानी? दूसरा मेरे भाई, इमरजेंसी, फौरी फैसला करना था। घोड़े भूखे प्यासे थे, अभी गिरे के अभी गिरे। अगर तो ये टेबल होती ना कोई, हम उठा के रख देते। ये पानी की बोतल होती ना, हम उठा के रख देते भाई। मखलूक जिंदा मर सकती है, बीमार हो सकती है, बीमार कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी, फौरी फैसला करना था। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज। उस स्टेशन, जो स्टेशन था पूरा, उसका इंचार्ज कौन? उस पे अगर घोड़ों की मौत हो जाए, डैमेज हो जाए, जख्मी हो जाए, बीमार हो जाए, तो जिम्मेदार कौन? इसलिए उसने बोला जज साहब कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही थी, इमरजेंसी भी थी, और मैं जिम्मेदार हूं स्टेशन पे होने वाले हर इवेंट का। भाई 2 बच्चे लौटने शुरू हो जाए यहाँ पे, तो मैनेजमेंट वाले पूछ रहे सर आप देख रहे थे? मैंने कहा हाँ यार, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आए हम आपको दिखाएं 2 बच्चों की लाइव लड़ाई। आप बोलेंगे यार अजीब आदमी, बच्चे तो गलत हैं, आप भी अजीब आदमी है यार, आपके सामने बच्चे लड़ रहे हैं, आप पागल तो नहीं है आप? तो हम कहेंगे देखें, जो बच्चा लड़ रहा है वो तो गलत है, टीचर वहां बैठा वो क्या कर रहा है वो? बात समझ में आएगी ना? नहीं बोला और मार और मार, तो हम कहेंगे ये गलत है। बहरहाल, और बहुत अहम पॉइंट, ये जो डिसीजन है स्टेबल में जाने का, इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कौन है हमारी एग्जांपल में? हॉर्स ओनर। मुझे बताओ, घोड़ों का स्टेबल में एडमिट करना प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में है या नहीं है? आजकल के हिसाब से तुम्हें समझने के लिए एग्जांपल बनाते हैं, घोड़ा कम से कम 5-8 लाख को तो आएगा, है? 10 लाख का है, चलो सस्ते घोड़े, चलो 10 लाख का, 2 घोड़े 20 लाख। 2 दिन के स्टेबलिंग चार्जेस आजकल के हिसाब से कितने होंगे? 1000-2000 रुपए होंगे मैक्सिमम। 2000 रुपए लगा लो, चलो 4000 रुपए लगा लो यार, चलो 4000। अब 20 लाख के हॉर्सेस को स्टेक में खतरे में डालना अकलमंदी है 4000 रुपए? तो इसका मतलब ये डिसीजन था, इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जज ने कहा हाँ यार, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, इमरजेंसी भी है, इंचार्ज भी थे तुम, और तुमने फैसला भी मफाद को देख के किया है, लिहाजा अदालत एक्सेप्ट करती है स्टेशन मास्टर को एज एन एजेंट बाय नेसेसिटी। एक्सप्रेस नहीं है चूंकि बात ही नहीं हुई, इम्प्लाइड नहीं है चूंकि इशारा भी नहीं था, खुद ही फैसला किया था मजबूरी में, एजेंट बाय नेसेसिटी। किसी का कोई सवाल? जी बेटे। जी, अदालत ने फैसला किया कि इस स्टेबल चार्जेस को हॉर्स ओनर पे करेगा, और स्टेशन मास्टर साहब शाबाश, आप बिल्कुल सही इसको बने, जरूर बने।
क्या बने? एजेंट बाय नेसेसिटी। किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे। 4 हो। जितनी कंडीशन मीट ज्यादा होंगी उतना केस मजबूत होगा एजेंट की साइड पे। अब एक कंडीशन मीट हुई, मिसाल के तौर पे इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। जो आपके नजदीक इमरजेंसी हो सकता है मेरे नजदीक इमरजेंसी ना हो। ठीक है ना? तो हो सकता है इमरजेंसी वाला साबित ना हो, तो अदालत कहे जी इमरजेंसी। हाँ, अब मिसाल के तौर पे इस ट्रेन के अंदर पानी की बॉटल्स आती और 2 बॉटल्स थी खाली। अब मैंने क्या किया, स्टेशन मास्टर साहब ने क्या किया, वो दोनों बॉटल्स कहीं वहां लगवा दी, किसी वेयर हाउस में रखवा दी। उसने चार्जेस रख लिए, तो उसने बोला भाई तो कोने में रख लेते यार। नहीं जज साहब जल्दी थी। किस बात जल्दी? बस जल्दी थी। अबे किस जल्दी थी? बस इमरजेंसी थी। भाई इमरजेंसी तो वॉशरूम जल्दी जाओ, 5 मिनट बाद आ जाओ, खत्म हो जाएगी इमरजेंसी। कह रहा नहीं भाई, तो जज ने कहा भाई कोई इमरजेंसी नहीं है, तुम्हारी बनाई हुई इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी नहीं है, लिहाजा तुम एजेंट बाय नेसेसिटी नहीं हो। जी बेटा। बाजू का तो ऐसा होता है कि जितने का वो बेनिफिट नहीं होता उतने का खर्चा हो जाता है, या वो। तो ऐसी सूरत में अगर डिसीजन ऐसा था, मिसाल के तौर पे वो कोई छोटी सी बॉटल या कोई चीज थी और आपने किसी बहुत महंगी जगह पर उसको रखवा दिया, एज अ रिजल्ट जो है वो नुकसान हो गया, तो अदालत कहेगी ये डिसीजन चूंकि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में नहीं था, लिहाजा लिहाजा आपने जो एजेंट बाय नेसेसिटी बनने का फैसला किया ये गलत था, पैसे आप ही देंगे, यानी कि एजेंट देंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, बहुत पुरानी बात, जल्दी सुने मुख्तसर। तो एक स्कूल में हुआ ये कि एक बच्चा बीमार हुआ, सुबह सुबह कुछ बाजू का नाश्ता वाश्ता करके नहीं आया था, क्या हुआ था, वो लुढ़क गया, मतलब मरा नहीं, मतलब बेहोश हो गया। असेंबली में धड़, असेंबली में आवाज आई पीछे हो गया, धड़ करके। अब उसको ले गए। अब स्कूल वाले जो करीब अस्पताल था, जो भी था मुझे याद नहीं ना, ले गए। अच्छा वो महंगा अस्पताल था। अब अब्बा है, अब अब्बा गर्म करो, इतने महंगे अस्पताल में ले गए। अभी मैंने कहा यार बच्चा है इनका, क्या पाला वाला लेके पाला, क्या किया, ये पुरानी बात है। तो अब स्कूल वाले ने कहा यार ये तो अजीब मसला है, अब बच्चे को लेके जाओ, ये सोचो कि महंगा अस्पताल सच्चा सस्ता अस्पताल। फिर अगली दफा स्कूल वाले हल्के से हल्के अस्पताल में ले गए। ऐसी कुछ हुआ किसी बच्चे के साथ, कुछ चोट वोट लगी, कुछ हुआ उसको, पहला पहला बेहोशी का वाक्य था, दूसरा कोई चोट वोट का वाक्य था। फिर पेरेंट्स को बुलाया, वो गर्म हो रहे हैं, आप सस्ता अस्पताल में ले हमारे बच्चे को। अब वो शर्म नहीं आती। अब स्कूल वाले कह रहे हैं यार अजीब, मतलब यार एवरेज निकालना भी सब्जेक्टिव मैटर है ना बड़ा। मतलब ये कैसे फैसला होगा कि आ खान अस्पताल ले जाने वाली पार्टी है, सिविल अस्पताल वाली पार्टी, कैसे पता चलेगा ये? मतलब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो बहुत। तो बहरहाल ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वाली बात जो है बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, उसको आप एक्सप्लेन करिए किसी का। जी बेटा जोर से। जी जी। जी जी। हाँ, आपने 500 रुपए थे वॉलेट में, आपने उबर बुक कराई आने जाने की, और आपने जाके बोला भाई आपका वॉलेट और आने जाने का किराया दे दें। समझ में आ रही है बात? तो बहरहाल ये मसला तो है उसमें। तो आप वॉलेट खोल के देख लें, अगर उसमें 500 रुपए हैं तो आप फोन करके बता दें ओनर को कि भाई 500 रुपए, जब मौका लगे आप आगे ले जाएं। ठीक। अच्छा भाई आगे चलें। हम पढ़ लेते बच्चों, एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है इन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये होता है जी थ्रू एक्सप्रेस इम्प्लाइड नेसेसिटी, हमने पढ़ लिया। तीसरा मेरे भाई क्या है? रेटिफिकेशन। लफ्ज रेटिफिकेशन का मतलब है एग्रीइंग ऑन समथिंग लेटर, बाद में अग्री करना। मसलन आप ने पहले अब्बू से परमिशन ली कि क्या मैं फला चीज खरीद लूं, उन्होंने बोला ठीक है, आपने परमिशन लेने के बाद खरीदी, ये है परमिशन। एक है आपने खरीद ली वो चीज और बाद में आपने अपने अब्बू को बताया ये है, और अब्बू ने इजाजत दे दी, लेकिन इवेंट होने के बाद
दैट्स कॉल्ड रेटिफिकेशन। फर्क समझ में आ रहा है? अभी क्या हुआ था, पहले बात हुई एक्सप्रेस, फिर इशारा, इम्प्लाइड, इसमें तो मजबूरी थी। रेटिफिकेशन में क्या होता है कि एजेंट अपने आप को प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट बना लेता है विदाउट मजबूरी, विदाउट नेसेसिटी, और बाद में कहता है कि मैंने एजेंट बन के काम कर लिया, अब आप प्लीज इसको अप्रूव कर दें। तो अगर वो अप्रूव कर दे तो उसे क्या कहते हैं, एजेंट बाय रेटिफिकेशन। जुमला समझ में, आप एग्जांपल तो समझ में आएगा, ठीक है? एग्जांपल बनाते हैं। एक मोहल्ले में घर खाली हुआ, घर जैसे खाली होता है ना, वो पहुंच जाते हैं स्टेट एजेंट, स्टेट एजेंट पहुंच गया, बेल बजाई, चौकीदार ने दरवाजा खोला, जल्दी जल्दी स्पीड अप करते हैं जो डिटेल्स है। दरवाजा खोला, चौकीदार ने उससे पूछा, भाई घर सुना खाली है? बिल्कुल खाली है, घर देख लें। मालिक ने कहा है जो भी आए घर दिखा दो, कोई मसला नहीं है। उसने घर और देखा, पूछा कितने का है, उसने बोला 4 करोड़ रुपए का, मिसाल है। उसने बोला ठीक है। अब यहाँ एजेंट को रुक जाना चाहिए था और क्या करना चाहिए था, मालिक के आने का इंतजार, और उससे कहता कि आप मुझे अपना एजेंट बना लें, और वो बना लेता। ये कौन सा एजेंट होता? या इशारा करता, वो इशारे पे कह देता ओके, तो क्या बनता, नेसेसिटी तो यहाँ कोई थी नहीं, मजबूरी तो थी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसने क्या किया, यार ऐसा ना हो मेरे आने तक, मालिक के आने तक कोई और भेज देगा। उस नेसेसिटी कैसे, घर कहाँ जा रहा है? नहीं, इस हमारे एग्जाम्पल में नेसेसिटी नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ कि एजेंट बाय रेटिफिकेशन में नेसेसिटी नहीं होती, इमरजेंसी। भाई यहाँ तो घोड़े मर रहे थे ना भूख प्यास से। नहीं, दोनों की नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल की होनी चाहिए, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे होनी चाहिए, तो कोई जल्दी नहीं है, घर बिक जाएगा आराम से। लेकिन एजेंट ने सोचा, यार अगर मेरे अलावा किसी और ने घर देख के फाइनल कर दिया तो मेरा कमीशन तो गया। तो उसने क्या किया, एक पार्टी को घर दिखा दिया, उसको पसंद नहीं आया, दूसरी पार्टी को दिखा दिया, उसको नहीं आती, एक ही दिन में 3 पार्टियां दिखा दी घर। मजे की बात, तीसरी पार्टी ने घर अप्रूव कर दिया, 4 करोड़। शाम में प्रिंसिपल घर आ गया, एजेंट प्रिंसिपल के पास गया, बोला अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं सुबह आया था घर देखने, चौकीदार ने कहा कि आपने कहा जिसको भी दिखाना दिखा दो। मैंने कहा जी, मैंने कहा था एजेंट को आया तो दिखा देना। तो उसने बोला मैंने पार्टी को भी दिखा दिया। उसने बोला यार अजीब आदमी आप, मेरा घर मुझसे पूछा आपको एजेंट बनाया किसने? बोला अंकल सुन तो ले, सुन कर ले यार, क्या मतलब, मैंने सौदा भी कर दिया 4 करोड़ का। अब उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, सेहत नहीं है ऐसी, लेकिन मतलब गुस्सा तो इंसान को आएगा ना, अपने हिसाब से आदमी काम करेगा। अब उसको आ गया गुस्सा, किसको? प्रिंसिपल को, कि यार मैंने आपको अपना एजेंट बनाया नहीं, आप मेरे एजेंट बना, आपने मेरे बिहाफ पे पार्टी घर एक गाड़ी डन ही डन करते 4 करोड़। तो उसने बोला अंकल मेरी बात सुने, नाराज हो, मेरी बात सुने, अगर आप घर बेचते तो कितने का बेचते? ये कौन बोल रहा है? एजेंट प्रिंसिपल को बोल रहा है। अगर आप घर बेचते, मैं आपसे पूछता तो कितने का बेचते? 4 करोड़, तो मैं 4 करोड़ का ही बेच रहा हूं। आप कमीशन देते? हाँ देते, हम तो 1 लाख देते हैं, तो मैं भी 1 लाख की कमीशन ले रहा हूं। तो हुआ वही है जो आप चाहते हैं, बस आपसे पूछे बगैर हो गया, लेकिन हुआ वही है। तो अंकल ने कहा अच्छा, लेकिन तरीकेकार आपको गलत है। हाँ क्या हजरत, चाहता हूँ तरीकेकार गलत है, लेकिन अब आप मान लें, अब मान लें मतलब रेटिफिकेशन। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मान ले मतलब ये कहलाएगा एजेंट बाय रेटिफिकेशन। और अगर मालिक मान गया नहीं, बस नहीं तो नहीं, तो एजेंट ही नहीं बना, तो टॉपिक ही नहीं हुआ, एजेंसी लॉ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई। हाँ या ना? जाऊं आगे? नेक्स्ट है, कहां से आ रहे हैं? ये खत्म होने वाली क्लास, 10 मिनट फायदा, ब्रेक लूं पे 10 मिनट का, आप बताएं भाई। 10 मिनट बाद 15 इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, बहुत लंबी चलनी नहीं है, ठीक है? आप लोग F7 से आ रहे हैं, कब खत्म हुई थी? अब आपने करना ये एकदम 2:45 खत्म करवाएं, आप उनको समझाएं, बताएं, याद दिलाएं। जैसे अभी रो रहे हैं ऐसे रो, हाँ सर ये क्या है? भाई आपने अभी आपने क्या बोला कि हम क्लास से आ रहे हैं, अब हमको बोले सर हमने क्लास में जाना है, ऐसे रोए? बच्चे रोते हैं ना, फिर मान लेते टीचर, चलो है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मान लूंगा इंशाल्लाह, है।
हो जाएगा, परेशान। अभी तो वैसे भी 10 मिनट रह गए ना, अभी तो हमारा इररिलेवेंट हो गई ना डिस्कशन। क्या ख्याल है? अभी देखिए, अभी ब्रेक लेना है ना, गलत हो जाएगा। या आप बोले तो ले लें, फिर आप देखें अभी जाएंगे आएंगे, फिर 10 मिनट बाद ब्रेक, फायदा। इससे बेहतर है आप घर ही चले जाएं। घर जाना है ना आप लोगों ने? हैं? चाय पी लेना, क्या हो गया यार, ऐसे भी क्या बात है? लेकिन ये मैं बताऊं आपको एक बात कि ये 10 मिनट में होगा नहीं। या तो हम अभी ऑफ कर लें, या हम, ये हो क्यों नहीं रहा, क्या हो गया इसको, शेयर क्यों नहीं हो रही? या फिर ब्रेक लेके फिर आधे घंटे का पढ़ लो। चलिए पहली क्लास तो हम ऑफ कर लेते हैं। लेकिन देखें इसमें ना, मैं स्वयं से बात कर लेता हूँ। F7 वाला कौन कौन सा हाथ उठाया? देखिए आप लोगों ने बोलना है सर को, वो पढ़ाते, उनको याद नहीं, वो पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, तो आप उनको बोलना है, ठीक है? इसलिए प्लीज मेक श्योर करें कि अगली क्लास में फिर अगली क्लास में बहुत अहम पॉइंट है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुने, अभी जाए नहीं तो मतलब शॉर्ट हो जाता है, रुके रुके, अभी जाए नहीं। अगली क्लास में, या से, कल तो नहीं है क्लास, अगली क्लास में बेटा जरा, अगली क्लास में सबने अपना मोबाइल में इंटरनेट पैकेज करा के लाना है। ऐसा इंटरनेट पैकेज जिसमें इंटरनेट चलता हो, सोशल मीडिया वाला नहीं। असल पैकेज भी आजकल मुख्तलिफ आते हैं। कुछ आते हैं सोशल मीडिया पैकेजेस, उसमें खाली फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलता है। उसका आसान तरीके को वेबसाइट खोल के देख लीजिएगा गूगल पे, तो उसका मतलब वाला स्कूल वो करा के लाना है। बड़े बड़े हल्का फुल्का सा हो, वीकली करा लें, वो तो महंगा भी नहीं होता इतना। क्योंकि फिर मैं एक एक्टिविटी कराऊंगा क्लास में, प्रैक्टिस एक्टिविटी, तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा आप सबके मोबाइल पे, है? नहीं, दूसरा सॉफ्टवेयर है। सो प्लीज सारे लोगों ने रिमाइंड करा रहा हूं मैं सबको, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया तो कोशिश करूँ उसमें रिमाइंड कर दूं, एवरीबडी शुड कम विद इंटरनेट पैकेज, और वो सोशल मीडिया वाला पैकेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर आपके जहन में आएगा मैं किसी से वो ले लूंगा, उधार मांग लूंगा, क्या कहते हैं उसको, हॉटस्पॉट, उसका अपना स्लो हो जाएगा बेचारे का। ऐसे नहीं करें, ठीक है? सब अपना अपना इंटरनेट। अल्लाह हाफिज।